Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 6, that is life processes. Okay, so in this chapter, we are going to study about what are the processes that takes place in our body. हमारी बॉडी में कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, ऑल दीज प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. और कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन प्रोसेसेस के लिए, दिस थिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू discuss. Okay, so first of all, let us see the introduction of the chapter. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ अलाइव है, कौन सी चीज़ ज़िंदा है और कौन सी चीज़ अलाइव नहीं है, मतलब कौन सी चीज़ डेड है, राइट? इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अ काउ चूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स. अगर हम एक डॉग को भागते हुए देखें, एक काऊ को कर्ड च्यू करते हुए, चबाते हुए देखें, या एक मैन जो कि स्ट्रीट पे खड़े होकर शाउट कर रहा है, अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, लिविंग बींग्स हैं, राइट? क्योंकि ये कोई ना कोई एक्शन कर रही हैं. वॉट इफ़ द काऊ और अ डॉग और द मैन वर अस्लीप? क्या हो अगर ये सोए हुए हों? We would still think that they are alive, but how did we know that? अगर हम उनको सोता हुआ देखें तो भी हम ये सोचेंगे कि हाँ वो ज़िंदा हैं, बट हम कैसे कंफर्म नहीं बोल सकते कि वेदर वो ज़िंदा हैं या दे आर डेड. वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव. और अगर हमको ये पता करना है कि वो अलाइव हैं या नहीं, तो हम ये देखेंगे कि उनकी सांसें चल रही है या नहीं, वेदर दे आर ब्रीथिंग और नॉट. अगर वो ब्रीथिंग कर रहे हैं तो वो अलाइव हैं, लेकिन अगर वो ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं इसका मतलब दे आर डेड. अब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में तो हम देख सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द प्लांट्स? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से. हम प्लांट्स के केस में कैसे बोल सकते हैं कि वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं? तो हम ये देखते हैं कि अगर प्लांट्स ग्रीन हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो ज़िंदा हैं, और अगर वो सूखने लग जाते हैं, उनकी पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती है, तो हम ये बोलते हैं कि दे आर डेड नाउ. बट वॉट अबाउट द प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन? लेकिन उन प्लांट्स का क्या जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं होती है और किसी और कलर की होती है? उनमें हम कैसे पता लगाएंगे कि वो अलाइव हैं या नहीं हैं? दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से. हम ये जानते हैं कि हर एक प्लांट की अपनी एक लाइफ टाइम होती है, एक लाइफ स्पान होता है, और वो उस लाइफ स्पान के बाद वो डेड हो जाता है, राइट? In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. हम ये बोल सकते हैं कि अगर उनकी बॉडी में किसी तरह का मूवमेंट हो रहा है, उनकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, राइट? ऑल दीज आर द साइंस दैट द ऑर्गेनिज्म इज़ अलाइव. अगर उनकी बॉडी में किसी तरह का मूवमेंट हो रहा है, कोई ग्रोथ हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव है. अदरवाइज हम बोलेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डेड है. बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव. लेकिन एक ऐसा प्लांट जो हमको ग्रो होता हुआ नहीं दिख रहा है, फिर भी हो सकता है कि वो अलाइव हो, राइट? एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट्स. और कुछ एनिमल्स जो ऐसे हैं, वो जब ब्रीथ करते हैं तो हम उसको देख के नहीं पहचान सकते कि वेदर वो ब्रीथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट? मतलब उनकी बॉडी में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता है ब्रीदिंग के लिए. So, using visible movement as the defining characteristics of life is not enough. तो सिर्फ देख कर ये बता पाना पॉसिबल नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है या डेड है. Movements over very small scales will be invisible to the naked eye. Movements of molecules. मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, अगर वो मूवमेंट बहुत कम हो रहा है तो हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनको नॉर्मल आइज से देख पाना पॉसिबल
नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, in this invisible molecular movement necessary for life, if we ask this question to the professional biologist, they will say yes. और ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स के थोड़ा सा भी जो मूवमेंट होता है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अगर हम एक बायोलॉजिस्ट की नज़र से देखें तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में. इनफैक्ट viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. जो वायरस होते हैं उनमें किसी तरह का मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है जब तक वो किसी को इन्फेक्ट ना करें. एंड दैट इज़ पार्टली वाई देर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. और वायरस ही एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए इस पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है. कुछ लोग मानते हैं कि वायरस अलाइव है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. कुछ लोग बोलते हैं कि वायरस अलाइव है और कुछ लोग बोलते हैं कि वायरस डेड है, राइट. बट हम उसको तब तक नहीं पता लगा सकते हैं जब तक कि वो वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे, क्योंकि उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है. जब मूवमेंट ही नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो अलाइव है या नहीं, राइट. वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? ऑब्वियस सी बात है, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. We have seen in earlier classes that the living organisms are well organized structures. They can have tissues. हमने देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट. जैसे कि हमारी बॉडी का एक अपना एक स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का एक शेप है. अगर हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, कैट, डॉग, लायन, एलिफेंट, सारे ऑर्गेनिजम्स का अपना एक शेप होता है, राइट. उनका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है. दे कैन हैव टिश्यूज़, उनकी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, और जो टिश्यूज़ हैं वो सेल से बनते हैं. आपको ये चीज़ पता है. सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम, और सेल्स के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. आप ये भी ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो. न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं सेल के अंदर. साइटोप्लाज्म, राइट, सेल मेम्ब्रेन एंड सो ऑन, सो मैनी थिंग्स. Because of the effect of environment, this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. In order breakdown, the organisms will no longer be alive. और ये जो सेल्स है इनमें कंटिन्यूअसली ब्रेकडाउन होता रहता है, और अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होगा तो जो ऑर्गेनिज्म है दे विल नॉट बी एबल टू लिव अलाइव, दे विल बी डेड. सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना स्ट्रक्चर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, राइट. अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर जो सेल्स हैं वो अपने आप को रिप्लेस कर देते हैं विद द न्यू सेल्स, और तब जाके वो जो इंजरी है वो ठीक होती है, राइट. अगर ये सारे मूवमेंट्स नहीं हुए हमारी बॉडी में तो हम डेड हो जाएंगे और हम अलाइव नहीं रह पाएंगे. सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम्स. और ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं. आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है. सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. मॉलिक्यूल्स मिलकर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, राइट. और इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो कंप्लीट होती है. What are the maintenance processes in the living organisms? Let us explore. अब हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी मेंटेनेंस प्रोसेसेस होती हैं जिनके कारण हम अलाइव रहते हैं, हम जिंदा रहते हैं. All these processes we are going to see in this chapter now. सबसे पहले देखते हैं कि what are life processes. ऐसी कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, राइट. The maintenance function of living organisms must go on even when they are not doing anything particular.
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कंटिन्यूअसली ये जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो चलता रहता है, वेदर वो कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब अगर हम रात को सोए हुए भी हैं उस समय भी हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो काम करते रहते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर हम सो गए तो हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं करेंगे, वो कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग in the class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. चाहे आप एक जगह बैठे हुए हो या आप सोए हुए भी हो, उस समय भी ये जो मेंटेनेंस है हमारी बॉडी का वो चलता रहता है। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन ये सब अपना काम करते रहते हैं। द प्रोसेस विच ट्रांस टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। वो प्रोसेसेस जो मिलकर ये मेंटेनेंस जॉब करती हैं हमारी बॉडी में, उनको बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस, राइट। तो जब ये मतलब कि बेसिकली जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स अपने अपना काम करते रहते हैं तो उसी को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इन्हीं प्रोसेसेस के कारण हम अलाइव हैं, हमारी लाइफ चल रही है। अगर ये प्रोसेसेस नहीं होंगी तो हमारी लाइफ जो है वो we would die or we would not be able to be alive, right? Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट्स, अगर हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं तो उनको काम करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी उनको बाहर से मिलती है। ऑब्वियसली हम जो खाना खाते हैं उस खाने से हमको एनर्जी मिलती है, और वहीं से और खाने के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिनके कारण हमको इन सेल्स को एनर्जी मिलती है और ये अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफ़र a source of energy from outside the body of the organism. ऑब्वियसली बात है कि इन सेल्स को एनर्जी देने के लिए एक प्रोसेस होती होगी, राइट। और जब वो प्रोसेस होती है तब जाके इन सेल्स को एनर्जी मिलती है, विच वी कॉल फूड, राइट, जिसको हम बोलते हैं कि फूड। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम फूड खाएंगे तभी हमको एनर्जी मिलेगी टू द इनसाइड, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। और वो प्रोसेस जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है, हम खाना खाते हैं और उससे हमको एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, राइट। ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। और फूड के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं अगर हमको हमारी बॉडी को ग्रो करवाना है तो, राइट। अगर हमारी बॉडी ग्रो कर रही है तो उसमें हमको फूड के साथ साथ एडिशनल चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। ऑब्वियसली बात है हमारी जो अर्थ पर जो लाइफ है वो डिपेंड करती है कार्बन मॉलिक्यूल्स पर, राइट। क्योंकि हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, और वही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, राइट। तो बेसिकली जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन कंपाउंड्स पर, कार्बन मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड कर रही हैं। इसलिए जो हमारे फूड्स रिसोर्सेज होते हैं उसमें भी कार्बन काफ़ी मात्रा में वो भी कार्बन बेस्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। और ये जो कार्बन सोर्सेस काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उनमें, इसलिए जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है, राइट। कुछ में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कुछ में डायरेक्टली हो जाती है, जो फूड है उसका डाइजेशन डायरेक्ट हो जाता है। तो अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस होती है।
Just a second, students. The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. ऑब्वियसली बात है कि हमारे हाथों में इन्वायरमेंट नहीं है, हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए एनर्जी के सोर्सेज भी जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन एनवायरनमेंट और डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सोर्स. जो फूड आइटम्स हैं दे कैन बी डिफर्ड. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body. जो खाना हम खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, राइट, और हमारी बॉडी को उससे एनर्जी गेन करने के लिए उस खाने को ब्रेक डाउन करना पड़ता है. जब हम खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होता है, आपको पता है, और डाइजेस्ट होने का मतलब बेसिकली जो है उसका मतलब ये होता है कि जो फूड हमने खाया उसका ब्रेक डाउन होना. मतलब वो जो फूड हमने खाया वो कॉम्प्लेक्स था, उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होना, उसको हम बोलते हैं, उसका ब्रेकिंग डाउन होना, उस प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन. एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्ट्रक्चर्स. और जब वो खाने का ब्रेक डाउन हो जाता है और वो सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है तो उससे हमको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो. फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी. और ये जो ब्रेकडाउन होता है बेसिकली, इस ब्रेकडाउन को एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, तब जाके वो जो फूड है वो ब्रेकडाउन होता है, राइट. ऐसा तो नहीं है कि हमने खाना खा लिया और वो अपने आप बॉडी में जाके उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा. उसके लिए हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो उस फूड के साथ रिएक्ट करते हैं और उससे उसको ब्रेकडाउन करते हैं. Oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means to break down the molecules. आपने पढ़ी होगी oxidation reaction और reduction reaction, right, in the previous chapters. So oxidation और reduction reactions जो होती हैं basically वो बहुत helpful रहती हैं खाने को ब्रेक डाउन करने में, फूड आइटम्स का ब्रेक डाउन करने में, राइट. For this, many organisms use oxygen sources from outside the body. और बेसिकली जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन के कारण ही होता है. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट in the process of breakdown of food sources from cellular need is what we called respiration. और आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे फूड को ब्रेक डाउन करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, राइट. जब हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो वो ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ रिएक्ट करके उसको ब्रेक डाउन करता है जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन. ओके, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में. इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो उनकी बॉडी में अलग से ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं फूड को डाइजेस्ट करके एनर्जी रिलीज़ करने के लिए. जबकि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उनकी बॉडी में ऐसे स्पेशली कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में केवल एक ही सेल होता है. तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, उनकी बॉडी में केवल एक ही सेल होता है
और वो जो सेल है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के साथ, इसलिए वो एनवायरनमेंट से ही फूड को फूड को इनटेक करता है और वहीं से एनर्जी को उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन करता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। वहाँ पे सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स नहीं होते हैं। बट what happens when the body size of the organism increases and the body design become more complex? लेकिन क्या हो अगर उनकी बॉडी का साइज इंक्रीज हो जाए या उनकी बॉडी का जो डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। मतलब अभी तक तो एक सेल है तो उनकी बॉडी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर उनकी बॉडी का सेल कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, उनमें बहुत सारे सेल्स आ जाएं, जैसे कि किसी भी एक एनिमल में, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में होते हैं, तब उन ऑर्गन्स में किस तरीके से ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो समझते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल द सेल्स। ऑब्वियसली बात है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सारे सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, इसलिए हम सिंपली डिफ्यूजन की प्रोसेस से फूड गेन और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते हैं, राइट। डिफ्यूजन की प्रोसेस आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ी है। So that process is not effective in the multicellular organisms, but it is effective only in the unicellular organisms, right? We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform. हमने देखा था प्रीवियसली कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरह हर एक बॉडी पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है, राइट। हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं और अलग अलग ऑर्गन्स के फंक्शंस जो हैं वो स्पेसिफाइड हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए अलग ऑर्गन्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके लिए अलग ऑर्गन्स हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके लिए अलग ऑर्गन्स। सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं। We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organisms, right? It is therefore surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissues. फूड को अपटेक करना और ऑक्सीजन का यूज़ करना ताकि उसका ब्रेक डाउन हो सके, इन सब के लिए भी अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो स्पेसिफाइड हैं। सबका अपना अपना टास्क है। हाउएवर दिस पजेज अ प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड द ऑक्सीजन आर नाउ taken up at one place in the body of the organisms while all the parts of the body need them. अब ऑब्वियसली बात है कि जो फूड है उसको हमने माउथ से हमारी बॉडी के अंदर इनटेक किया और वो हमारे स्टमक में चला गया, राइट। लेकिन न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट तो हमारी बॉडी के हर एक सेल को होती है। इसका मतलब फूड से जो एनर्जी हमको मिली वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, राइट। तभी हमारी पूरी बॉडी जो है उसको न्यूट्रिशन मिल पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी बॉडी का एक ही पार्ट जो है वो ग्रो करेगा और बाकी पार्ट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। इसका मतलब एनर्जी को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होना पड़ता है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। और इसके लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा सिस्टम हो जो इस न्यूट्रिशन को एक बॉडी पार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफ़र कर सके और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल सके, राइट। सो हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन chemical reactions use the carbon sources and the oxygen for for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body
बट कुड इवन बी हार्मफुल। और इस पूरी प्रोसेस में हमने फूड खाया, उसका ब्रेक डाउन हुआ, उससे हमको एनर्जी मिल गई, अब वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी हो गई, लेकिन हर एक सेल्स को न्यूट्रिशन मिल गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब हर एक सेल्स ने अपना एक वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ किया, राइट। कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो उसमें प्रोडक्ट बनते हैं, आपको पता है। तो जब ये पूरी प्रोसेस हुई, पूरी रिएक्शन हुई, तो इसमें कुछ प्रोडक्ट भी बने, जैसे कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो दूसरे बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी में रहे तो वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हमको एक और सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process of excretion, right? इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमको एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हुई, और वो प्रोसेस कौन सी है? एक्सक्रीशन की प्रोसेस, और उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगेन, इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed। और जैसे हर एक ऑर्गन के लिए अलग अलग, हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग ऑर्गन है, वैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जो वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। which means that the transportation system will need to transport waste away from the cells to this excretory tissue। और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, उसका काम ना केवल न्यूट्रिशन को सारे सेल्स तक पहुंचाना है, बल्कि वेस्ट प्रोडक्ट, सारे सेल्स के वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करके बॉडी से रिमूव करवाना भी है। Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one। अब हम पढ़ेंगे इन सब प्रोसेस को डिटेल में, कि कैसे ये सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में होती हैं, जिसके कारण हम अलाइव रह सकते हैं और हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल है, राइट। हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन टू यू, दैट क्वेश्चंस, the answer of all these questions will be given to you later in the PDF, okay। Now that's all for today's class, students. In our next class we will study about the nutrition। हमने इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू देखा कि किस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो वर्क करती है, और हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं अलग अलग सिस्टम के लिए, और हमारी बॉडी अलग अलग टास्क परफॉर्म करती है, सो दैट वी विल बी अलाइव। अगर ये फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म नहीं हुए तो वी वुड डाई, वी वुड नॉट बी एबल टू अलाइव, राइट। So in our next class we will study about the nutrition, okay। Thank you।